दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 78। कौन सी सीरीज है 78? ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचडी टीएचडी के लिए, सुपर टेट और टेट के लिए। दोस्तों, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 476 नंबर से। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? ए नंबर फास्फोरस, बी नंबर मैग्नीशियम, सी नंबर सिलिकॉन, डी नंबर सल्फर। क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग बताएंगे इसमें क्या होता है। क्वेश्चन ये रहा 476। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त जो मूल तत्व होता है वह फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। 476 का जो करेक्ट आंसर है वह ए नंबर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 477। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए देखिए MgHCO3, बी नंबर देखिए MgCO3, सी MnHCO3 का होल ट्वाइस, और डी देखिए MgSCO3 का होल ट्वाइस। इसमें में से कौन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का करेक्ट फार्मूला है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो करेक्ट फार्मूला है वह है MgHCO3। दोस्तों, क्वेश्चन रहा ये 477। इसका करेक्ट आंसर जो है ए नंबर है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है MgHCO3 होता है। देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 478। इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए देखिए pH इक्वल टू लॉग 1/H प्लस OH निगेटिव। बी ऑप्शन देखिए pH इक्वल टू लॉग H प्लस ब्रैकेट क्लोज, और सी देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस OH निगेटिव दोनों ब्रैकेट में है। डी देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन ये रहा अपना 478। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर pH माइनस लॉग H प्लस। इसका करेक्ट आंसर 478 का जो हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा क्या? डी नंबर। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 479। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत क्या है? ए नंबर कोयला, बी नंबर यूरेनियम, सी नंबर पेट्रोलियम, और डी नंबर सौर। जो अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वह है दोस्तों कौन सा? आप बताएंगे। सौर अर्थात जो सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसी को सौर प्रकाश कहते हैं। जो भी हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। ये एक प्रकार की अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन ये रहा, इसका करेक्ट आंसर डी रहा। अब क्वेश्चन देखें 480। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर हाइड्रोजन, और डी नंबर नाइट्रोजन। किसकी गहनता के कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जो होती है ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की गहनता के कारण होती है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वह CO2 होता है। क्वेश्चन ये रहा, इसका करेक्ट आंसर बी रहा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन देखेंगे 481। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ए नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नंबर नाइट्रिक अम्ल, और डी नंबर आइस्टिक अम्ल। किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। ये रहा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर रहा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्वेश्चन देखेंगे 482। कैल्शियम कार्बाइड पर
जल डालने से क्या बनता है? जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालते हैं तो क्या क्या बनेगा? ऑप्शन ए देखेंगे एथिलीन, बी मीथेन, सी एसिटिलीन और डी इथेन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एस्टिलीन गैस बनती है। क्या बनती है? एस्टिलीन गैस बनती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह सी नंबर एस्टिलीन। अब थोड़ी सी रिएक्शन आप सुन लें। CaC2 प्लस H2O, तो इससे बनता C2H2 प्लस CaO। एस्टिलीन जो गैस होती है उसका जो फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2 एस्टिलीन गैस का जो करेक्ट फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन ये रहा 482, इसका करेक्ट आंसर रहा सी नंबर एसिटिलीन। क्वेश्चन देखेंगे 483, सोडा वाटर क्या है? ए नंबर एक निलंबन, बी नंबर एक परिक्षेपण, सी नंबर एक कोलाइड, डी नंबर एक विलयन। क्या है? तो सोडा वाटर एक है कोलाइड। क्या है? सोडा वाटर होता है कोलाइड, ऐसा घोल जिसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 होता है। कितना? 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, कोलाइड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, रक्त स्याही, गोंद, दूध, इसमें विलय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहा। क्वेश्चन है 483, और 483 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वह हो जाएगा सी नंबर एक कोलाइड। क्वेश्चन देखेंगे 484, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ए नंबर क्षारीय ऑक्साइड, बी नंबर उदासीन ऑक्साइड, सी नंबर उभयधर्मी अम्ल और डी नंबर अम्ल ऑक्साइड। क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड? जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का गुण क्षारीय एवं अम्लीय दोनों है, इसलिए इसे उभयधर्मी या एम्फोटेरिक पदार्थ कहा जाता है। अब आप समझें कि अम्ल और क्षार में हम पहचान कैसे करते हैं। अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है वह हमेशा 7 से कम होती है, अर्थात हाईएस्ट 6.9 तक होगी। और जो क्षार की वैल्यू होगी वह 7.1 से लेकर 14 तक होगी, वह बेस की कैटेगरी में आएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन या उसे न्यूट्रल भी कहते हैं। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वह उदासीन ही होता है। क्या होता है? उदासीन। और किसी किसी में क्या होता है? दोनों लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे एम्फोटेरिक भी कहते हैं। बट 484 का जो करेक्ट आंसर है अभी के लिए दोस्तों वह बी नंबर है, उदासीन ऑक्साइड। क्वेश्चन देखेंगे 485, निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? फर्स्ट ऑप्शन अर्थात ए ऑप्शन देखिए NeO5, बी नंबर Na2O, सी नंबर CO2 और डी नंबर SO3। कौन है? तो दोस्तों बता दें, जो Na2O है ये एक क्षारीय ऑक्साइड है। क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। तो जो 485 का करेक्ट आंसर है वह बी नंबर सही है, Na2O। अर्थात इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वह 7 से ऊपर ही होगी। क्वेश्चन देखेंगे 486, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड है वह क्या है? देखिए ऑप्शन ए SO, बी SO3, सी SO2, डी H2S। क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वह हो जाएगा सी नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड होता है वो SO2 होता है। क्या होता है? SO2 होता है। क्वेश्चन देखेंगे 487, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, सी नंबर ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। डी नंबर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लोग बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण? एक तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आप लोगों को दिख रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड व एवं सल्फर डाइऑक्साइड।
अर्थात 487 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर है। अब क्वेश्चन देखेंगे 488। किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए नंबर ऑक्सीडेशन, बी नंबर कोरोजन, सी नंबर परत निर्माण और डी नंबर पाश्चराइजेशन। किसी में जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन की क्रिया है। क्या है? लोहे में जंग लगना क्या होता है? ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। जंग लगने से लोहे की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वह क्षीण हो जाती है। जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू H2O क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O और इंटू अणुओं की संख्या। अब लोहे में जंग लगने से इसका जो वजन है वह बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, जब लोहे में जंग लगेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वजन बढ़ जाएगा। तो 488 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 489। जल की कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस, बी CaHCO3 का होल ट्वाइस, सी नंबर MgOH का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन देखिए NaOH। तो जल की कठोरता किसके कारण होती है ये दोस्तों आपको बताना है। जो जल की कठोरता है वह होती है CaHCO3 का होल ट्वाइस के कारण होती है। इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से ही जल कठोर होता है। और इसका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। अर्थात आप लोग जो 489 का करेक्ट आंसर देख पा रहे हैं वह है बी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 490। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं दूसरा कौन? अर्थात ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ए नंबर ग्लिसरॉल, बी नंबर एथेनॉल, सी नंबर ग्लाइकॉल और डी नंबर एथेनोइक अम्ल। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन साबुन एवं ग्लिसरॉल देता है। क्या देता है? ग्लिसरॉल देता है। तो 490 का जो करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे वो ए नंबर है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे 491। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? जैसे हमने पानी लिया, उसे उबाला और वह कठोर से क्या हुआ? नरम में परिवर्तित हो गया। अर्थात उसके अंदर जो हार्ड स्थिति थी वो खत्म हो गई। तो किस कारण या उसके इस खत्म होने की इस नेचर को, इस प्रकृति को क्या कहते हैं? ए नंबर स्थायी, बी नंबर अस्थायी, सी नंबर धात्विक, डी नंबर अधात्विक। क्या होगी दोस्तों? जरा सोचें और आंसर देने की कोशिश करें। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो वह अस्थायी कठोरता की प्रकृति कहलाता है। क्या कहलाएगा? टेम्परेरी इंग्लिश में इसको कहेंगे। 491 का जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर हो जाएगा, अस्थायी। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 492। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, क्या कहलाता है? ए नंबर कठोर जल, बी नंबर मृदु जल, सी नंबर भारी जल और डी नंबर समुद्री जल। क्या कहलाता है? मृदु जल वह जल है जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है। जब वो झाग दे रहा है दोस्तों इतनी जल्दी, तो स्वाभाविक वह मृदु जल होगा। क्या होगा? सॉफ्ट वाटर होगा। क्या होगा? सॉफ्ट वाटर होगा। तो 492 का जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे 493। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH जो है किसका रासायनिक सूत्र है? ए नंबर अल्कोहल, बी नंबर मेथिल अल्कोहल और सी नंबर प्रोपिल अल्कोहल, डी नंबर ब्यूटिल अल्कोहल। किसका यह फार्मूला है? तो यह है दोस्तों मेथिल अल्कोहल का। CH3OH मेथिल अल्कोहल का फार्मूला है। इसे मीथेनॉल भी कहते हैं। ये इसका किसका रासायनिक सूत्र है जिसको केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। OH की वजह से इसको मीथेनॉल कहते हैं। और OH अर्थात अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा? अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है कि आखिरी में OH जुड़ जाता है और उसका जो उच्चारण हो जाता है वह मीथेनॉल हो जाता है। तो CH3OH का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इसे मीथेनॉल
कह सकते हैं या फिर इसे मेथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो 493 का जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर है, मेथिल अल्कोहल। क्वेश्चन देखेंगे 494। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? आवर्त सारणी जो कि मेंडलीव ने प्रेजेंट की है। आधुनिक आवर्त सारणी को देने वाले कौन है? वह है मेंडलीव। तो आप बताएंगे कि इसमें में से शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन प्रेजेंट करता है, एफिनिटी कौन प्रेजेंट करता है? ए नंबर रेडियम, बी नंबर ऑक्सीजन, सी नंबर नाइट्रोजन, डी नंबर रेडॉन। आप लोग सोचे थोड़ा सा और बताने की कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 494 का, वह हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन आवर्त सारणी में शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है, जिसको एफिनिटी भी कहते हैं। 494 का करेक्ट आंसर है डी नंबर रेडॉन। क्वेश्चन देखेंगे 495। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी मैंने आपको बताया मेंडलीव ने प्रेजेंट की है। और अगर वंशानुगत के बारे में पूछा जाए, जेनेटिक के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में पूछा जाए, तो अनुवांशिकी के जो फादर थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया था। बट आवर्त सारणी की बात की जाए तो मेंडलीव ने ही आवर्त सारणी प्रेजेंट की थी, मॉडर्न क्या आधुनिक आवर्त सारणी को। तो क्वेश्चन है अपना जो आवर्त सारणी, उसमें सबसे हल्का लाइट एलिमेंट्स कौन सा है? ए नंबर लिथियम, बी नंबर प्लेटिनम, सी नंबर मैग्नीशियम और डी नंबर एल्यूमिनियम। आप लोग सोचें और बताने की कोशिश करें। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व लिथियम है। क्या है? लिथियम, जिसका सिंबल Li होता है। इसका उपयोग मोबाइल की बैटरी में होता है। सभी लोग, हम लोग सेल फोन चलाते हैं, तो सेल फोन की जो बैटरी होती है उसमें उपयोग किया जाता है किसका? लिथियम का उपयोग दोस्तों किया जाता है, और यही सबसे हल्का तत्व होता है। इसलिए 495 का जो करेक्ट आंसर है वह लिथियम है। क्वेश्चन देखेंगे 496। यूरिया क्या है? ए नंबर सोडियम उर्वरक, बी नंबर फास्फोरस उर्वरक, सी नंबर पोटेशियम उर्वरक, डी नंबर नाइट्रोजन उर्वरक। यूरिया क्या है? यूरिया का स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि फसल के रूप में या फसल के उत्पादन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे कि क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक होता है। तो 496 का जो आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे, वह आप लोग देख पा रहे होंगे डी नंबर नाइट्रोजन उर्वरक। आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन है वातावरण में 78% प्रेजेंट होता है। कितना? 78%। और फसलों के उत्पादन में अधिकतम किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन का होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप लोगों ने सुना होगा। राइजोबियम का इसमें स्पेशल रोल होता है, ठीक है, उसकी मुख्य भूमिका होती है। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फसल उत्पादन के लिए। तो यूरिया क्या है? ये एक प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक ही है। क्वेश्चन देखेंगे 497। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? ऐसा कौन सा लवण है जो पानी में घुलन नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे लवण होता क्या है। लवण क्या होता है? स्पेशली जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है उसको लवण की कैटेगरी में रखते हैं, ये सॉल्ट की कैटेगरी में उसको रखते हैं। उसकी पीएच वैल्यू 7 और 14 के बीच में होती है, अर्थात 7.1 से और 14 के बीच में होगी, उसी को लवण कहा जाता है। स्पेशली लवण हमें, यह नमक कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? और अपना क्वेश्चन कौन सा है कि ऐसा कौन सा लवण है जो पानी में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए देखें K2CO3, बी ऑप्शन देखिए BaCO3, सी देखिए CaCl2 और डी देखिए NaSO4। तो जो BaCO3 है लवण पानी में घुलनशील नहीं है। बाकी तीनों जो दिए गए हैं, कौन कौन से तीनों दिए गए हैं? K2CO3, CaCl2 और NaSO4, तीनों के तीनों पानी में घुलते हैं, बट जो BaCO3 है वह पानी में नहीं घुलता है। तो 497 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर BaCO3। क्वेश्चन देखेंगे 498। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? ए नंबर पानी, बी नंबर अमोनिया, सी नंबर अल्कोहल और डी नंबर कैरोसिन। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि ये जल में अघुलनशील होता है। हवा में स्वतः जल जाता है। क्या होता है? हवा में स्वतः जल जाता है,
व्हाइट फास्फोरस। बट इसे पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि यह पानी में किसी भी तरीके से घुलता नहीं। अब जो सोडियम होता, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता। किसमें? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता। केरोसिन तेल को ही मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। जो अपना यहाँ पर क्वेश्चन है वो 498 नंबर है, श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पानी में रखा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 499। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है? फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, फोर्थ CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो ऑप्शन देखिए 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन देखिए 2 और 3 सही है, सी देखिए 3 और 4 सही है, और डी देखिए 1 और 3 सही है। क्या है? 1 और 3 सही है। कौन सही है दोस्तों? तो हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का 499 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर हो जाएगा, 1 और 3। एक तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया भी लोहे पर जंग लगने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 500 नंबर। टिकिया कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिल्का जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ए नंबर नमी को सोखने के लिए, बी नंबर गैसों का अवशोषण करने के लिए, सी नंबर शीशी को गर्म रखने के लिए, डी नंबर बैक्टीरिया को मारने के लिए। किस लिए रखा जाता है? आपने देखा हो जो टेबलेट्स वगैरह होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनकी शीशियों में एक सिल्का जेल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है दोस्तों? देखिए, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिल्का जेल एक छोटा पाउच रखा जाता ताकि नमी को ये सोख सके। क्या है? नमी को सोख सके और जो मेडिसिन है उसको सुरक्षित रख सके। तो 500 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, नमी को सोखने के लिए। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई हो। इसी तरीके की जबरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या दोस्तों, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।